नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक यूपीएससी विद अतुल सर। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, पिछले 4 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हुए थे। लेकिन आज से हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 में एक टॉपिक है आपका, जो कि है भारत में पुनर्जागरण, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। अब यही टॉपिक क्यों? तो देखिए, अगर आपने 2015 मेंस का फर्स्ट पेपर देखा होगा तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ है। उसमें प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण थे। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। अब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भली भांति पता होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना मेंस का सिलेबस भी बदल दिया है। लेकिन अगर आप यदि उसको ध्यान से देखें तो कुछ ही परिवर्तन हुए हैं, बाकी का सिलेबस वैसा का वैसा ही है। कुछ टॉपिक्स जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अब शामिल नहीं है, लेकिन पहले था, उसको हटा दिया गया है। बाकी कुछ यथोचित परिवर्तन ही हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय, हम ये देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या कारण थे, क्यों राष्ट्रवाद की भावना जागी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए और इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन ने हमको आगे चल के आजादी दिलाई। तो सबसे पहले यहां पर राष्ट्रवाद में पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप राइटिंग जब करेंगे तो इजीली आप लिख पाएंगे। आज के वीडियो में भी, वीडियो के अंत में मैं आपको प्रश्न बोलूंगा और वो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो प्रश्न 2015 में आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो राष्ट्रवाद के अर्थ के बारे में हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। लेकिन राष्ट्रवाद के अर्थ में सबसे पहले हम ये समझें कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है, ठीक, आप इसको रीडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ जब आप आंसर लिखेंगे तो इस रीडिंग का इस्तेमाल जरूर करिए। तो सबसे पहले राष्ट्र क्या है, तो देखिए रैमजे म्योर ने कहा था कि राष्ट्र एक ऐसा जन समुदाय है जिसमें लोग स्वयं प्रसन्नता से रहते हैं और यदि उन्हें अलग कर दिया जाए तो वे दुखी हो जाते हैं। एक साधारण सी परिभाषा दी थी रैमजे म्योर ने। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र में क्या क्या होगा। तो राष्ट्र में पहली चीज क्या होगी? राष्ट्र में पहली चीज होगी जन समुदाय, नंबर 1 जन समुदाय। दूसरी चीज, राष्ट्र में इस जन समुदाय का क्या होगा? समान लक्ष्य, इनका समान लक्ष्य होगा। इन लक्ष्यों को लेकर के ये आगे चलेंगे। उसके पश्चात जो जन समुदाय है और ये जो समान लक्ष्य है, ये इस राष्ट्र के यानी उस संगठन के प्रति समर्पित हो, संगठन के प्रति समर्पित हो। तो उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्र। मतलब राष्ट्र में क्या क्या होगा? राष्ट्र में जन समुदाय होगा जिनका अपना एक समान लक्ष्य होगा। इन लक्ष्यों को लेकर के वो अपने संगठन यानी कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, उसी को हम राष्ट्र कहेंगे। ठीक, तो ये जो है ये रैमजे म्योर ने कहा था। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बोली आपकी कि रैमजे म्योर के अनुसार
राष्ट्र एक ऐसा जन समुदाय है जिसमें लोग जो है स्वयं अपनी इच्छा से रहते हैं और इन्हें अलग करने पर ये दुखी भी होते हैं, राष्ट्र कहलाता है। ये आप शुरू कर सकते हैं। तो ये राष्ट्र की एक साधारण सी परिभाषा है, लेकिन हमको यहां पर फोकस करना है राष्ट्रवाद पर कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो चलिए राष्ट्रवाद को देखते हैं। राष्ट्र हमको पता है जन समुदाय है, तो अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? तो देखिए राष्ट्रवाद में सबसे पहले आपको पता है कि जब राष्ट्र जन समुदाय है तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद में उसी जन समुदाय की भावनाएं होगी। मतलब राष्ट्रवाद एक आत्मिक भावना है। जैसे धर्म के प्रति हमारी भावना होती है, जैसे भगवान के प्रति हमारी भावना होती है, वैसे ही राष्ट्रवाद की भावना होती है मन में, जो जागृत होती है समय समय पर। ठीक, तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो है एक आत्मिक भावना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है राष्ट्रवाद में, वो होती है समान लक्ष्य। राष्ट्रवाद में सारे के सारे जो है समान लक्ष्य होते हैं। समान लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य आप यहां पर इच्छा लिख सकते हैं। समान इच्छा होती है। सभी लोग जो इस जन समुदाय में जुड़े हैं, जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, उनकी समान इच्छा होती है। वो एक ही इच्छा पर काम करते हैं। कुछ कॉमन उनके डिजायर होती है जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और उसके बाद जो तीसरी चीज इसमें निकल के आती है वो होती है समान आस्था। राष्ट्रवाद में समान आस्था होती है। तो ये तीन चीजें मिलकर राष्ट्रवाद का निर्माण करती हैं। मतलब कि राष्ट्रवाद क्या है? एक फीलिंग है, एक भावना है, जिसमें क्या होगा? आत्मिक भावना है कि जिसमें समान इच्छा होगी और जो समान आस्था से जागृत होगी। और ये तीनों चीजें हमें एक ही ओर लेकर के जानी चाहिए, और वो है देश प्रेम या राजभक्ति। मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना हम उसे बोलेंगे जो आत्मिक भावना है, जिसमें समान इच्छाएं हैं लोगों की, जिसमें समान आस्थाएं हैं उनकी, और ये तीनों चीजें देश प्रेम और राजभक्ति पर आधारित होना चाहिए। इसमें निजी हित के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये है आपका राष्ट्रवाद का अर्थ। इसको आप इस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आंसर में। फ्लो चार्ट आप बनाते हैं आंसर में तो बहुत ही अट्रैक्टिव, अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं। अगले इसमें पढ़ते हैं। हमने राष्ट्र का अर्थ देख लिया, हमने राष्ट्रवाद का अर्थ देख लिया। अब हम अगली चीज देखेंगे, इसको रब कर रहा हूं। अगली चीज जो है वो है राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण। राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कारण, कि राष्ट्रवाद के उदय होने के क्या क्या कारण है। इसी पर आपका उत्तर डिपेंड है। लेकिन ध्यान रखें, आप मुख्य परीक्षा में जब तक आप अलग अलग डायमेंशन से चीजें नहीं बताएंगे तब तक आपका उत्तर अच्छा नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिख सकते आप सीधे सीधे हर जगह कि भाई उन्होंने कहा, अगर कारण बोला है तो कारण ही लिख दिया। आपको थोड़ा सा वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताना होगा। लेकिन ये तय होता है आपके क्वेश्चन पर कि कितने नंबर का आपका प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कि क्या क्या कारण थे इसके संभावित। तो चलिए पहला कारण जो है, पहला इसका कारण था 1857 का विद्रोह। ये इसका पहला कारण था।
देखिए इस 1857 का विद्रोह, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आप भलीभांति परिचित हैं इससे, लेकिन आपको पता होगा जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद हमने भी कुछ चीजें सीखी। हमने इस विद्रोह के बाद देश के लिए सोचना शुरू किया, अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालने के बारे में सोचना शुरू किया। मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना इस विद्रोह के बाद जागने लगी। अगर इसी समय जाग गई होती तो शायद परिदृश्य कुछ और होता, किंतु बाद में जागी। लेकिन कहीं ना कहीं इस 1857 के विद्रोह ने हमको राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाया। तो इसलिए पहला कारण यही है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। चलिए, दूसरा जो कारण है राष्ट्रवाद का उदय का, दूसरा कारण है राजनैतिक एकता। राजनैतिक एकता। अब देखिए यहां पर भारत की विडंबना यही रही है कि भारत में कभी भी राजनीतिक एकता नहीं आई, किंतु अंग्रेजी हुकूमत ने जब यहां पर शासन स्थापित किया तो उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित कर दी, पूरे देश पर उनका शासन लागू हो गया। बस इसी के कारण हमारी सोच भी, हम भी राजनीतिक एकता में बंध गए और हम भी एक दिशा में सोचने लगे, जो किस ओर थी, राष्ट्रवाद के उदय के ओर थी। हम भी सोचने लगे कि हमको भी राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित तो की, लेकिन उसका फायदा हमको भी मिला। तीसरा कारण जो है, तीसरा संभावित कारण है हमारा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा। अब देखिए यहां पर अंग्रेजी भाषा का उत्थान तो हालांकि पहले हो चुका था, लेकिन अंग्रेजी भाषा का भारत में उत्थान होना ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम रहा हमारे यहाँ। क्यों? अंग्रेजी भाषा जब हमारे यहाँ आई और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने इसको पढ़ना शुरू किया तो वो रूबरू हुए फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। और उनके माइंड में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एक ये बात आई कि यूरोपीय देश कितने आगे हैं और सही मायनों में केवल शासक के बारे में ही नहीं, शासित के बारे में भी सोचना अति आवश्यक है। तो अंग्रेजी भाषा ने कहीं ना कहीं हमारी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड करने का काम किया। हालांकि बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजी से अछूता था, लेकिन बुद्धिजीवी वर्गों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद जो अगला कारण है वो है पश्चिमी साहित्य व शिक्षा। पश्चिमी साहित्य और शिक्षा। देखिए यहां पर क्या हुआ, पश्चिमी साहित्य और शिक्षा के प्रचार प्रसार से हम जो है यूरोपीय देशों के कल्चर, उनकी संस्कृति से अवगत हुए। और जब हम संस्कृति से अवगत हुए तो हम उनके विचारों से भी अवगत हुए कि वो क्या सोचते हैं, उनकी राय किस मामले में कैसी है। और बस यही कारण बना कि हम उनकी राय से, उनके जो मत थे, जो राष्ट्रवाद के लिए उनके मत थे, उससे हम अत्यधिक प्रभावित हुए। और बस यही कारण था कि भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय की एक जो है, कहना चाहिए जड़ जो है वो पनपने लगी और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। तो ये कारण था पश्चिमी साहित्य और शिक्षा का प्रचार। उसके बाद जो अगला कारण है वो है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए इन आंदोलनों ने भारत में धर्म और
समाज को सुधारने का प्रयास किया। जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, प्री में पढ़ा होगा आपने, जैसे ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, अहमदिया आंदोलन हो गया, रहनुमा मध्यासन सभा हो गया, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने धर्म और समाज को सुधारने का प्रयास किया, और जब धर्म और समाज को सुधारने का प्रयास किया तो लोगों में जागरूकता आने लगी। धीरे धीरे वो सोचने लगे कि हाँ, इनमें परिवर्तन आवश्यक है, और जब इनमें परिवर्तन आवश्यक है तो धीरे धीरे ये जो आंदोलन थे, इन्होंने जनता को राष्ट्रवाद की ओर पुश करना, इन्हें धकेलना शुरू किया कि वो राष्ट्र के बारे में सोचें। तो धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका निभाते हैं, और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय होता है। अगला जो है, अगला है हमारा कारण विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन। अब देखिए क्या हुआ, विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन। जब हमारे अंग्रेजी भाषा में, जब हमारे पश्चिमी साहित्य और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो हमारे अपने विचार भी उपजने लगे, और जब हमारे अपने विचार भी उपजने लगे तो हमने भी उसको साहित्यबद्ध किया, और इसी साहित्य को विदेशी विद्वानों ने अप्रिशिएट किया। बस इसी अप्रिसिएशन के कारण हमको बहुत ज्यादा बल मिला और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखने लगे, और इसी की कड़ी में राष्ट्रवाद की ओर धीरे धीरे जनता उन्मुख होने लगी, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद जो अगली चीज है, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, आप इन पॉइंटों को लिख लीजिएगा। अगला है भारत में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमको राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने हमारी मानसिकता को भी गुलाम बनाया, जिसकी वजह हम इतने समय तक जो है गुलाम रहे। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण की जो शुरुआत हुई वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था से शुरू होती है, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भारत की जनता में असंतोष उपजने लगा। अब जब असंतोष उपजने लगा तो इस असंतोष को दूर करने का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं जनता को किस ओर ले गया, राष्ट्रवाद की ओर लेकर के गया। मेरे शब्दों को जरूर ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और उसके बाद लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण के कारण भारतीय जनता कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मार्ग पर पहुंच गई और धीरे धीरे उसने अपनी मंजिल पाई। तो आर्थिक शोषण भी एक मुख्य पहलू रहा। इसके अलावा अगला जो कारण है वो है भारत में यातायात की वृद्धि। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में यातायात की वृद्धि इसलिए की कि ज्यादा से ज्यादा वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड लेके जाएं, लेकिन इस यातायात की वृद्धि से हमको भी फायदा हुआ। वो ये कि हमारे जो विचार हैं वो स्प्रेड जल्दी होने लगे। जब यातायात की वृद्धि हुई तो हमारे विचारों में वृद्धि होने लगी, लोग ट्रैवल करने लगे, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, मोबाइल्स नहीं थे, कुछ चीजें नहीं थी, तो इसीलिए स्वयं जा करके, सभा लेकर के या फिर
अपने विचारों को प्रकट करके हम जो है इस सब चीजों को स्प्रेड कर सकते थे, फैला सकते थे, प्रसार कर सकते थे। तो इसी वजह से भारत में यातायात की वृद्धि का पूरा पूरा फायदा उठाया यहां पर। ठीक, तो यातायात की वृद्धि ने भी राष्ट्रवाद के जो उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कारण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो है प्रेस व साहित्य। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, भारतीय प्रेस और साहित्य। देखिए, भारतीय प्रेस और साहित्य ने इस राष्ट्रवाद की भावना की चिंगारी को इतनी ज्यादा हवा दी कि वो धीरे धीरे जनमानस में आ गई और जनता जो है वो राष्ट्रवाद के बारे में सोचने लगी, राष्ट्र के बारे में सोचने लगी। क्योंकि उस समय क्या, आज की भी हम बात करें तो आज भी हमको न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज, इनके माध्यम से पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है और हम अपनी राय बनाते हैं। तो ये ठीक वैसे ही था कि भारतीय प्रेस और साहित्य ने क्या किया, लोगों को, ये क्षेत्रीय साहित्य थे, ये आम उर्दू में निकलते थे, तो गुजराती में निकलते थे, बंगाली में निकलते थे, क्षेत्रीय भाषा में निकलते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें और समझें कि क्या चल रहा है और अपने विचार प्रकट करें। बस इसीलिए भारतीय प्रेस और साहित्य ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोग जो है इन सब चीजों से रूबरू होने लगे, उनको पता चलने लगा देश में क्या हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजी सभी लोग नहीं जानते थे, अगला पॉइंट यहां पर आता है, वो आता है आपका लिटन और कर्जन का शासनकाल। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, इनके शासनकाल ने भी राष्ट्रवाद की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोगों के लिए। कैसे? लॉर्ड लिटन, आपको पता है कि 1878 में इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके अनुसार इसने ये कहा कि भाई जितने भी अखबार है, जो साहित्य है, वो केवल अंग्रेजी भाषा में निकलेगा, देसी भाषा में नहीं निकलेगा। उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो भारतीय प्रेस और साहित्य, ये जो स्प्रेड कर रहा है विचारों को, वो रुक जाए, लोगों को समझ में नहीं आए कि क्या चल रहा है। बस इसी वजह से तो लिटन ने यहां पर बहुत ही ज्यादा उल्टे काम किए और इसी वजह से लिटन को भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी में देखा जाता है। और इसी के जैसे लॉर्ड कर्जन, हालांकि लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छे इंसान थे, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 1902 में इन्होंने जो है फ्रेजर आयोग का गठन किया, 1903 में सिंचाई विभाग की स्थापना की, 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो बहुत अच्छे काम किए, बस एक गलत काम किया, वो था बंगाल का विभाजन। इस बंगाल के विभाजन के कारण ये निगेटिविटी में आ गए, ये ब्लैकलिस्ट में आ गए, जबकि सारे काम इनके अच्छे थे। इस वजह से इन दोनों गवर्नर और इनके जैसे और भी प्रमुख गवर्नर थे, जिनके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हम बोलेंगे, अप्रिय घटनाएं घटित हुई, जिनकी वजह से राष्ट्रवाद की ओर लोग बढ़ने लगे। उसके बाद अगर हम इसमें अंतिम चीज देखें तो वो है इल्बर्ट बिल का विरोध। इल्बर्ट बिल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं। लॉर्ड रिपन ने इस बिल को पेश किया था। इस बिल के अनुसार कि अगर कोई भारतीय अपराधी है तो उसकी सुनवाई एक यूरोपीय जज करेगा, और अगर कोई यूरोपीय अपराधी है तो उसकी सुनवाई भारतीय जज करेगा। यह व्यवस्था की गई थी। तो अंग्रेजों ने इसके लिए विद्रोह किया था, जिसको व्हाइट रिवॉल्ट यानी कि श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और इसी कारण जो है इस बिल को वापस लेना पड़ा था। हालांकि रिपन ने बहुत अच्छा काम किया था, भारतीय जनता इसके पक्ष में थी, लेकिन अंग्रेजों की वजह से इसको वापस लेना पड़ा। तो इस बिल के विरोध के बाद लोगों को लगा कि यार कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत, इनके लिए भारतीय जनता ने हमारे लिए
कुछ अच्छा करने के मूड में नहीं है, अच्छा नहीं करना चाहती। तो इस वजह से ही कुछ लोग है ना, बुद्धिजीवी वर्ग जो सोच सकते थे, जो समझ सकते थे, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर बढ़े। तो ये इतने सारे कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के, जो आपको आपके आंसर में लिखने हैं। ठीक, अब आखिरी चीज जो है वो आती है आपकी, इसके बाद जो आप लास्ट लिखेंगे कंक्लूजन, वो क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप पैराग्राफ वाइज भी लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ में आपकी अलग अलग चीजें मेंशन होनी चाहिए, और अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो आप बाकायदा से लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट था हमारा राष्ट्रवाद का अर्थ, दूसरा है राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अब तीसरा जो है ये मूल्यांकन हम लिखेंगे। तो देखिए मूल्यांकन में सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं था कि अंग्रेज थे इसीलिए राष्ट्रवाद आया। अंग्रेज अगर नहीं भी आते तब भी राष्ट्रवाद का उदय भारत में होता, किंतु इसके जो आधार है वो अलग होते। आधार कैसे अलग होते? हमने देखा कि राष्ट्रवाद के आधार देश प्रेम है, देश प्रेम है, किंतु अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस राष्ट्रवाद का आधार इससे कहीं और आगे होता, और ये जो है ये होता वैश्वीकरण, यानी हम विश्व के आधार पर सोचते, ना कि सिर्फ भारत के आधार पर, क्योंकि हम काफी आगे बढ़ गए होते। वैश्वीकरण के बारे में सोचते, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और ये जो राष्ट्रवाद है इसमें हम अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में सोचते, न कि सिर्फ राष्ट्रीय शांति के बारे में सोचते। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि राष्ट्रवाद अगर अंग्रेजों के आने तक आया तो हमने देश के बारे में सोचा, लेकिन अगर ये अंग्रेज नहीं आते यहां पर और फिर राष्ट्रवाद आता तो ये उससे कहीं आगे आता, आगे बढ़ता, हालांकि थोड़ा बाद में आता लेकिन कहीं और आगे बढ़ता, क्योंकि हम परिपक्व हो चुके होते। तो ये जो है ये आपका एक कंप्लीट कंक्लूजन है, मूल्यांकन है, जिसमें आप ये बातें जरूर मेंशन करेंगे कि अंग्रेज जो है यहां पर आए और अंग्रेजों ने जो राजनीतिक एकता स्थापित की, उसकी वजह से ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसकी चिंगारी फूटी। अगर राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होती तो शायद हमारे राष्ट्रवाद का उदय होता। बाकी सारे सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन राजनीतिक एकता है, तो उसको हाईलाइट आप यहां पर जरूर करेंगे, और उसके बाद ये चीज लिख करके आप अपना कंक्लूजन लिख के अपना आंसर एंड कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप आराम से देखें, पॉइंट को समझें, और उसके बाद आज के प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आज का जो प्रश्न है 200 शब्दों में आपको लिखना है। 200 शब्दों में, 200 शब्द आपको पता है 2 पेज, यानी एक साइड दूसरा साइड, ठीक, 200 शब्दों में लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, मैं बोल देता हूं आपको, क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको हल करना है 200 शब्दों में। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। 200 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो ये था आपका राष्ट्रवाद का उदय, और अब हम निरंतर मिलते रहेंगे। सारी चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पाए थे, अब बनेंगे। और आप इस प्रश्न को जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, उसमें व्हाट्सअप जरूर करें। इससे पहले के एमपीपीएससी वाले सेशन में कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे आंसर भी लिख करके दिए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसको अटेम्प्ट जरूर करें। ध्यान रखें, मेंस पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सब कुछ नए सिलेबस के आधार पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और क्या क्या चीजें चाह रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आपकी बातें हैं वो जरूर मुझसे शेयर करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।